नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। किसान कपास की खेती से ग्रीष्मकालीन खेती करके कमा सकते हैं मुनाफा। इस समय करें किसान कपास की बिजाई, कृषि विभाग ने दी किसानों को सलाह। 2023-24 सीजन में चीनी निर्यात की अनुमति देने से सरकार ने किया इनकार। भारतीय चीनी मिल संघ इस्मा ने सरकार से 2023-24 सीजन में 10 लाख टन चीनी की निर्यात की अनुमति देने का किया था अनुरोध। चैत्र नवरात्रि में मां के 9 रूपों की हो रही है पूजा। मंदिरों में गूंज रहे हैं मां दुर्गा के जयकारे। महागौरी की पूजा के लिए उमड़े श्रद्धालु। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। देश के कई इलाकों में अप्रैल माह से कपास की बुआई का काम शुरू हो जाएगा। पिछले वर्ष कई इलाकों में गुलाबी सुंडी से कपास की फसल को काफी नुकसान हुआ था, जिसको देखते हुए कृषि विभाग द्वारा तैयारी शुरू की जा चुकी है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार कपास की बुआई 20 अप्रैल से 20 मई के बीच करना फायदेमंद रहता है। अगेती और पिछेती बिजाई हर बार कारगर नहीं होती है। ऐसे में किसानों को उपयुक्त समय पर ही बिजाई करनी चाहिए। सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में कपास की पिछेती बिजाई करने के बजाय किसान मूंग, मोठ आदि फसल की बुआई भी कर सकते हैं। कपास की बुआई कृषि विभाग के मुताबिक जिले में कपास की बुआई का समय 20 अप्रैल से 20 मई उपयुक्त माना जाता है। बुआई से पहले अच्छे बीज का चुनाव करना जरूरी है। बीटी कॉटन का 1 बीघा में 1 पैकेट 475 ग्राम बीज ही उपयोग में लेने की सलाह दी गई है। वहीं प्रति बीघा 2 से 3 पैकेट डालना फायदेमंद नहीं होता है। बुआई के लिए बीटी कॉटन की 2.5 फीट वाली बुआई मशीन को 108 सेंटीमीटर 3 फीट पर सेट करना चाहिए। किसी भी हालत में 3 फीट से कम दूरी पर बिजाई नहीं करनी चाहिए। प्रथम सिंचाई के बाद में पौधों से पौधों की दूरी 2 फीट रखने के लिए विरलीकरण आवश्यक रूप से करना चाहिए। बिजाई के समय सिफारिश उर्वरक बेसिल में अवश्य देना चाहिए, क्योंकि बेसिल में दिए जाने वाले उर्वरक खड़ी फसल में देने से अधिक कारगर परिणाम नहीं देते हैं। और सरकार ने अक्टूबर में समाप्त होने वाले मौजूदा 2023-24 सीजन में चीनी निर्यात की मंजूरी देने की संभावना से इनकार कर दिया है। भारतीय चीनी मिल संघ ने सरकार से 2023-24 सीजन में 10 लाख टन चीनी के निर्यात की मंजूरी देने का अनुरोध किया था। वर्तमान में चीनी की निर्यात पर अनिश्चित समय तक के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है। हालांकि सरकार चीनी मिलों को इस साल एथेनॉल उत्पादन के लिए बी हैवी श्रेणी के शीरा के अतिरिक्त भंडारण का इस्तेमाल करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। फसलों की कटाई के बाद खेतों में शेष रह गए फसल अवशेषों को जलाना पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि किसानों के लिए भी हानिकारक होता है। किसान इन फसल अवशेषों का प्रबंधन कर इसे लाभदायक बना सकते हैं। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों के हित में लगातार सलाह जारी की जा रही है। इसी क्रम में भोपाल स्थित जिला किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए सलाह जारी की गई है। कृषि विभाग की ओर से बताया गया है कि फसल कटाई के पश्चात इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अवशेष के रूप में अनुपयोगी रह जाता है, जो नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। इस तरह के फसल अवशेषों की मात्रा लगभग 62 करोड़ टन है। इसका आधा हिस्सा घरों एवं झोपड़ियों की छत निर्माण, पशु आहार, ईंधन एवं पैकिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। आज भी कृषि के विकसित राज्यों में सिर्फ 10% किसान ही अवशेषों का प्रबंधन कर रहे हैं। फसलों की कटाई के बाद खेतों में पड़े दाने, गेहूं, चावल जैसी फसलों के डंठल या नरवाई को किसान जला देते हैं, जिससे नरवाई ही नहीं जलती बल्कि भूमि के अंदर उपस्थित सभी सूक्ष्म जीव तापक्रम बढ़ने से नष्ट हो जाते हैं। फसल अवशेषों को जलाना न सिर्फ किसानों के लिए हानिकारक है, बल्कि प्रकृति, पर्यावरण, भूमि का प्रदूषण भी होता है। फसल अवशेष जलाने से कई नुकसान होते हैं, जैसे मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, खेत की मिट्टी सख्त हो जाती है, भूमि की जल धारण क्षमता कम होती है, मिट्टी में कार्बन की मात्रा कम होती है, पशुओं के लिए भूसी की उपलब्धता में कमी आती है, धरती का तापमान बढ़ता है, जन धन जंगलों के नष्ट होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा सरकार द्वारा फसल अवशेषों को जलाने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
5 मार्च 2017 को नोटिफिकेशन में फसल अवशेष नरवाई जलाने पर 2 एकड़ से कम में 2500 रुपये, 2 एकड़ से 5 एकड़ तक 5000 रुपये एवं 5 एकड़ से अधिक पर नरवाई जलाने में 15,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि उपलब्ध फसल अवशेषों को जलाने के बजाय वापस भूमि में मिला दें। इससे फसल अवशेष खेतों में सड़कर मृदा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि करते हैं, जिससे मिट्टी में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्व फसलों को उपलब्ध हो पाते हैं। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ने से मृदा सतह की कठोरता भी कम होती है, जल धारण क्षमता एवं मृदा वातन में वृद्धि होती है। मिट्टी का रासायनिक गुण जैसे उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा, मृदा की विद्युत चालकता एवं मृदा पीएच में भी सुधार होता है। और देश में हर साल विभिन्न कीटों के द्वारा रबी एवं खरीफ सीजन की फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है, जिसका सीधा असर फसलों की पैदावार पर पड़ता है। इन कीटों में सफेद लट भी शामिल है। सफेद लट मुख्य रूप से मूंगफली, अरहर, ज्वार, कपास, अमरूद, तंबाकू, धान, बाजरा, नीम, बेर, शीशम, शहतूत, बबूल, आलू एवं नारियल आदि फसलों को नुकसान पहुंचाती है। इस कीट के ग्रब और वयस्क दोनों ही फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। वयस्क कीट विभिन्न पौधों एवं झाड़ियों को खाते हैं तथा ग्रब फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कीट के ग्रब फसलों की जड़ों को काटकर उसे क्षति पहुंचाते हैं, जिससे पौधे मुरझाने के बाद सूख जाते हैं। किसान गर्मी में खाली पड़े खेतों में इसके नियंत्रण के लिए उपाय कर सकते हैं। किसानों को सफेद लट के ग्रब के नियंत्रण के लिए खेतों की गर्मी में गहरी जुताई करनी चाहिए। साथ ही गोबर की सड़ी हुई खाद का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा खेत में जब भी खाद डालें उसमें नीम की खली का प्रयोग अवश्य करें। वहीं इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरोपायरिफास 20 EC की 1 से 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर ग्रसित पौधों के तने के क्षेत्र के आसपास 15 से 20 सेंटीमीटर के दायरे की मिट्टी में छिड़काव करना चाहिए। खेत में ब्यूबेरिया बेसियाना और मैट्रीजियम एनिसो 2.5 से 3 किलोग्राम को 50 किलोग्राम गोबर में मिलाकर 7 दिन के लिए किसी छायादार स्थान पर सुखाने के बाद खेत में छिड़काव करना चाहिए। किसानों के लिए मौसम विभाग ने अच्छी खबर दी है। मौसम विभाग ने इस साल मानसून के सामान्य से बेहतर रहने की भविष्यवाणी की है। विभाग ने कहा है कि 2024 में मानसून करीब 106% लंबी अवधि के औसत LPA के साथ सामान्य से बेहतर रहने का अनुमान है। पिछले सप्ताह मौसम पूर्व अनुमान जारी करने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट ने भी कहा था कि इस साल देश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून 102% LPA के साथ सामान्य रह सकता है। मानसून के दौरान देश भर में अच्छी बारिश होने से खरीफ कृषि उत्पादन बढ़ेगा और अगली रबी फसल के लिए खेतों में आवश्यक नमी बनी रहेगी। और आर्थिक प्रगति के इस रास्ते में देश के राज्यों का भी बड़ा योगदान है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के कई राज्य आज़ादी के 100वें वर्ष में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। देखिए यह खास रिपोर्ट। भारत इन दिनों आर्थिक मोर्चे पर बेहतरीन काम कर रहा है। भारत की आर्थिक तरक्की का ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों के साथ ही दुनिया के कई देशों को पूरा भरोसा है। भारतीय अर्थव्यवस्था जहां एक और तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, वहीं हाल ही में आई एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वित्त वर्ष 2047 तक 8 भारतीय राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के आंकड़े को पार करने की राह पर हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई मिलेगी। यह तेजी सिर्फ तटीय राज्यों को नहीं बल्कि लैंडलॉक राज्यों को भी इससे सहूलियत मिलेगी और भारत की 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के सफर में राज्यों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च ने अनुमान लगाया है कि भारत के 8 राज्य वित्तीय वर्ष 2047 तक $1 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। घरेलू रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि इन राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात वित्त वर्ष 2039 तक $1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर इस मामले में सबसे आगे रहने की उम्मीद है। महाराष्ट्र इस आंकड़े तक पहुंचने वाला पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। इसके बाद कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु हैं। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश को फाइनेंशियल ईयर 42 तक लक्ष्य हासिल करने का अनुमान है। वहीं राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य का लक्ष्य वित्त वर्ष 2028 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करना है। इसके साथ में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की नजर 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने का लक्ष्य है और कर्नाटक की 2032 तक। हालांकि मौजूदा विकास दर पर केवल 3 राज्यों के $0.5 ट्रिलियन के आंकड़े तक पहुंचने की उम्मीद है।
वर्तमान में अधिकांश भारतीय राज्य निम्न मध्यम आय श्रेणी में आते हैं, जहां प्रति व्यक्ति आय $1086 से $4255 तक है। वर्तमान में केवल गोवा और सिक्किम को विश्व बैंक द्वारा उच्च मध्यम आय वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार निम्न आय वर्ग में हैं। आर्थिक प्रगति के इस रास्ते में देश के राज्यों का भी बड़ा योगदान है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के कई राज्य आजादी के 100वें वर्ष में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। यदि राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार होता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी और भारत विकसित राष्ट्र बनने के सफर को प्राप्त कर सकेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ अजय परिहार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत की अर्थव्यवस्था मौजूदा समय में दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था की तेजी से बढ़ने की वजह निर्यात है और सरकार निर्यात को बढ़ाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रही है। ऐसे में निर्यात के लिए आए ये डेटा इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। वैश्विक स्तर पर तमाम चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2023-24 में देश का कुल निर्यात $776.68 अरब का रहा, जो अब तक का सर्वाधिक है। इससे पूर्व के वित्त वर्ष 2022-23 में कुल निर्यात $776.40 अरब का था। कुल निर्यात को नए मुकाम तक पहुंचाने में सेवा निर्यात का अहम योगदान रहा। बीते वित्त वर्ष के दौरान सेवा निर्यात 3.5% की बढ़ोतरी के साथ $339.62 अरब का रहा, जबकि वस्तु निर्यात में 3.11% की गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद वस्तु निर्यात में इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ड्रग, फार्मा, लौह अयस्क, फैब्रिक, फल सब्जी जैसे उत्पादों के निर्यात का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक गैर पेट्रोलियम, गैर रत्न और आभूषण निर्यात वित्तीय वर्ष 2022-23 में $315.64 अरब से 1.45% बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में $320.21 अरब हो गया। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का निर्यात 23.64% बढ़कर $29.12 अरब हो गया, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 में $23.55 अरब का था। दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात 9.67% बढ़कर $27.85 अरब हो गया, जो वित्त वर्ष 2022-23 में $25.39 अरब का था। इंजीनियरिंग सामान का निर्यात 2.13% बढ़कर $109.32 अरब हो गया, जो 2022-23 में $107.04 अरब रहा था। कृषि वस्तुओं के निर्यात में 19.46%, फल और सब्जियों में 13.86%, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद में 12.34%, जबकि मसालों के निर्यात में 12.30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बीते वित्त वर्ष के दौरान जिन देशों में भारत से निर्यात बढ़ा, उसमें अमेरिका, यूएई, ईयू, ब्रिटेन, सिंगापुर, मलेशिया, बांग्लादेश, नीदरलैंड, चीन और जर्मनी शामिल हैं। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक देश का कुल व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2022-23 के $121.62 अरब से 35.77% सुधरकर 2023-24 में $78.12 अरब रहने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सफेद बर्फ की चादर, दूर तक फैली सुकून देने वाली वादियां और सरसों के पीले खेतों की खूबसूरती से भरपूर जम्मू कश्मीर, ये केंद्र शासित प्रदेश एग्री टूरिज्म की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। आइए देखते हैं जम्मू कश्मीर की वादियों से ये खास रिपोर्ट। कश्मीर की वादियां इन दिनों पीले रंग की चमकीली चादर ओढ़े हुए हैं। सरसों के लहलहाते खेत इन दिनों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। पंपोर के पास स्थित श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर सरसों के खेत अपनी सुंदरता बिखेर रहे हैं और इस अनोखे दृश्य के दीदार के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत है, काफी खूबसूरत है और ये सच में जन्नत है। पहले तो ये सेफ है, कुछ रिस्क नहीं है, लोग काफ़ी हेल्पफुल है, बहुत वेलकमिंग है एक्चुअली। पीपल्स आर सो वेलकमिंग, लाइक वो हर चीज़ का आपको ध्यान रखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पे विजिट करना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, सब बताते हैं। लोग कश्मीर को जन्नत यूँ ही नहीं कहते हैं, वो एक्चुअल में जन्नत है। तो अगर ये आपको जेन्युइनली इस फ्रेज़ का मतलब जानना है ना कि जन्नत कश्मीर कैसा फील होता है,
तो आप ज़रूर कश्मीर आइए। राष्ट्रीय तिलहन मिशन के तहत सरकार खास तौर पर सरसों की खेती को बढ़ावा दे रही है। इस साल कश्मीर की खेती में 1,40,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक मील का पत्थर है। इस पहल से न केवल किसानों के जज्बे को बल मिल रहा है, बल्कि पर्यटन भी नए आयाम छू रहा है। कश्मीर के कृषि निदेशक ने बताया कि जम्मू कश्मीर की उपजाऊ भूमि तिलहन खासकर सरसों की खेती के लिए अच्छी है। आपको सरसों जो है इस वक्त वो येलो कारपेट कश्मीर के बीच में वो आपको दिखाई दे रही है, और इस क्रॉप को ग्रो करने के पीछे हमारा डिपार्टमेंट की कुछ बेसिक लॉजिक थे कि हम लोगों की जो डाइटिंग हैबिट है उसके बीच में जो तेल की रिक्वायरमेंट थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, और वो सारे का सारा हम बाहर से लाते थे। उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लोगों ने मुहिम स्टार्ट की। विभिन्न मौसमों और विशाल खेती योग्य जमीन से भरपूर जम्मू कश्मीर कृषि और पर्यटन का पावर हाउस बनने के पथ पर अग्रसर है। नए अवसरों की इस रोशनी से कश्मीर में क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चैत्र नवरात्रि में देश भर में मां के 9 रूपों की पूजा हो रही है। सभी मंदिरों में सुबह से जयकारे गूंज रहे हैं। घरों में कलश की स्थापना की जा रही है। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा विशेष कल्याणकारी मानी जाती है। आदिशक्ति मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि का समय बेहद शुभ माना गया है। इस दिन कन्या पूजन का खास महत्व है। नवरात्रि पर कई धार्मिक अनुष्ठान, भंडारे भी किए जाते हैं। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। गुजरात के किसान गेहूं की कटाई का काम करें, साथ ही पड़ोसी राज्य राजस्थान में सब्जियों और बागानों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। राजस्थान के किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियों लौकी, कद्दू, टमाटर, बैगन, मिर्च की बुआई और रुपाई कर सकते हैं। इन दिनों राजस्थान में खीरा, तरबूज, खरबूज की बुआई और रुपाई भी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के किसान तैयार गेहूं और उड़द की कटाई का काम साफ मौसम को देखते हुए सुबह के समय करें। उत्तर प्रदेश में जायद मूंग की बुआई जल्दी पूरी कर लें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की रोपाई का काम समय पर पूरा करें। उत्तर प्रदेश में इन दिनों पपीते की रोपाई करना उचित रहेगा। उत्तराखंड में तैयार गेहूं, जौ, चना और मसूर की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान मटर की तुड़ाई भी समय पर कर लें। उत्तराखंड में अरहर की बुआई का काम करें। उत्तराखंड में मूंग और उड़द की बुआई भी कर सकते हैं। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। और अभी हमने जाना कि इस मौसम में किसान किस तरह से मौसम के हिसाब से खेती कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं देश भर की मंडियों का भाव। घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार
25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। शुक्रवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब के सौदों में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। फिलहाल मंडियों में सेब की आवक सामान्य है। एग्मार्कनेट के मुताबिक पंजाब की लुधियाना मंडी में 13 अप्रैल को सेब का भाव रहा 6,000 रुपए। 15 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 6,000 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सेब के भाव स्थिर रहे। यहाँ 13 और 15 अप्रैल को सेब 8,100 रुपए पर बिका। बदायूं मंडी में इस दौरान सेब के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 अप्रैल को सेब का भाव रहा 8,200 रुपए। 15 अप्रैल को इसके सौदे 30 रुपए चढ़कर 8,230 रुपए पर हुए। वहीं गोरखपुर मंडी में 13 अप्रैल को सेब का भाव रहा 8,000 रुपए। 15 अप्रैल को इसके भाव में 100 रुपए का उठाव आया और भाव 8,100 रुपए पर हो गया। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में सेब के भाव की बात करें तो सोमवार को नोएडा मंडी में सेब का भाव रहा 7,685 रुपए। लखीमपुर मंडी में भाव रहा 8,410 रुपए। गाजियाबाद मंडी में सेब 9,000 रुपए पर बिका, जबकि बस्ती मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 8,275 रुपए पर हुए। बात ताजा फलों के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कुल फलों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल फलों का निर्यात 9 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों का निर्यात 7,45,805 टन का हुआ था। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात प्याज के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 13 अप्रैल को प्याज का भाव रहा 1,050 रुपए। 15 अप्रैल को इसके भाव में 150 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 1,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। पंजाब के लुधियाना मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहाँ 13 और 15 अप्रैल को प्याज 1,500 रुपए पर बिकी। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 अप्रैल को प्याज का भाव रहा 1,200 रुपए। 15 अप्रैल को इसके सौदे 400 रुपए लुढ़क कर 800 रुपए पर हुए। वहीं राज्य की ही गोलूवाला मंडी में बीते शनिवार को प्याज का भाव था 1,600 रुपए। सोमवार को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,600 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों में प्याज के भाव की बात करें तो यहाँ इलाहाबाद मंडी में प्याज का भाव रहा 1,760 रुपए। अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1,850 रुपए। आजमगढ़ मंडी में प्याज 1,635 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1,830 रुपए पर हुए। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताजा सब्जियों के निर्यात में कमी देखने को मिली है। अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 25,23,962 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 26,82,990 टन का हुआ था। और आइए अब जानते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। मैं 2014 में आया था, तब यहाँ से ये नारा हम मांग के रूप में बुलाते थे। आज ये नारा गर्व के साथ हम सिद्धि के रूप में बोल रहे हैं, क्योंकि धारा 370 समाप्त हो गई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रोड शो किया। नड्डा ने रामनाथपुरम के पिलाराम में कृष्णा थिएटर से लेकर गांधी प्रतिमा तक रोड शो किया। तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान है। भाजपा के लिए प्रचार कर रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि देश को आने वाले वर्षों में मजबूत, अनुभवी और वैश्विक समझ वाले नेता की आवश्यकता है।
चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने लोगों से मुलाकात की। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की। सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम हैं। मैनपुरी सीट से बसपा प्रत्याशी और सांसद डिम्पल यादव के खिलाफ बसपा ने अपना उम्मीदवार बदला है। गुलशन देव शाक्य का टिकट काट दिया है, उसकी जगह शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया गया है। भ्रामक विज्ञापन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में योग गुरु बाबा रामदेव को माफी नहीं मिली। स्वामी रामदेव और CEO बालाकृष्ण व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के सामने फिर पेश हुए। अदालत ने कहा, हम आपकी माफी पर विचार करने के बाद औपचारिक आदेश देंगे। सिक्किम में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, भाजपा और कांग्रेस समेत सिटीजन एक्शन पार्टी जैसे नए दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में लगे हुए हैं। सिक्किम में 19 अप्रैल को पहले चरण में लोकसभा की 1 सीट और विधानसभा की सभी 32 सीटों पर मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। भाजपा ने तेलंगाना की सिकंदराबाद कैंट सीट से डॉक्टर TN वामशा तिलक को उम्मीदवार बनाया है। वहीं उत्तर प्रदेश के ददरौल विधानसभा सीट से अरविंद सिंह, लखनऊ पूर्व से OP श्रीवास्तव, गैसेंड्री से शैलेंद्र सिंह शैलू और दोदरी से श्रवण गौंड को उम्मीदवार बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए तैयारियां जोर शोर पर हैं। यहां की संवेदनशील 33 मतदान केंद्रों पर मतदान दल को हेलीकॉप्टर से भेजा गया है। इन इलाकों में नक्सली गतिविधियों और किसी तरह की गलती न हो, इसे ध्यान में रखते हुए 4 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग के समक्ष बंगाल में मतदाताओं को धमकाने का मामला उठाया। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि बंगाल में मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेन दुर्घटनाएं रोकने के लिए कवच प्रणाली के इस्तेमाल सहित भारतीय रेल की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना की है। रेलवे के अनुसार कवच प्रणाली ट्रेनों की टक्कर होने से रोकने का काम करती है। जिन रेल मार्गों पर इसे लगाया गया है उन पर सिग्नल का उल्लंघन करने पर ट्रेन खुद ही रुक जाती है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चरणजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। इससे पहले चरणजीत सिंह को CBI ने गिरफ्तार किया था। चरणजीत पर हवाला कारोबारियों से पैसे लेकर गोवा चुनाव में खर्च करने का आरोप है। अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित आवास के बाहर गोली चलाने के दोनों आरोपी गुजरात के भुज से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम को ये बड़ी सफलता मिली है। गुजरात पुलिस की टीम ने पश्चिमी कच्छ से दोनों को गिरफ्तार करने की पुष्टि की है। श्रीनगर के बटवार इलाके में झेलम नदी में यात्रियों और स्कूली बच्चों से भरी बस पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई। ओडिशा के जाजपुर जिले में एक बड़ा हादसा हो गया है। कोलकाता जा रही एक बस ओडिशा के जाजपुर जिले में कल शाम फ्लाईओवर से गिर गई, जिसके चलते हादसे में एक महिला समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।